नमस्कार, क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अफ्तार पांडे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में असेंबली के चुनाव चल रहे हैं। 27 जुलाई को पहले चरण का चुनाव हुआ, जिसके बाद और उससे पहले भी जबरदस्त हिंसा हुई। इतनी जबरदस्त हिंसा हुई कि पुलिस के फायरिंग की भी खबरें आ रही हैं। कई लोगों की मरने और सैकड़ों में घायल होने की खबर आई है। इतनी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन हुआ है कि इंटरनेशनल मीडिया भी इन खबरों को अब लेकर सामने आने लग गई है। आखिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी स्थिति कैसी है? क्यों लोग चुनाव का विरोध कर रहे हैं? चुनाव में धांधली की खबरों में कितनी सच्चाई है? और इन सब को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान आर्मी कितना ब्रुटल एक्शन कर रही है? इन तमाम पहलुओं को आज हम रण क्षेत्र में समझेंगे। और इन सभी पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम। जय हिंद सर। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ राम। बस थोड़ी स्थिति पड़ोसी मुल्क में ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि अब सर लग रहा है बहुत कि ज्यादा खराब होती जा रही है। अभी परसों 25 लोग मारे हैं इन्होंने। फायरिंग की भी वीडियोस बाहर आई हैं। हम्म। तो एक चीज तो तय है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हिंदुस्तान में ज्यादा है। हम्म। दूसरा, आप आपत्तिजनक शब्द बोलें तो जायज सी बात है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां पे आप जिंदा रह सकते हो। पर सही बात यही है। बातें आप अगर किसी कट्टर मुसलमान मुल्क में बोलते, पहली चीज तो बोलते ही नहीं, क्योंकि वहां के हम्म। लॉ इतने कट्टर हैं कि आपको, आप आप सोच नहीं। पनिशमेंट के डर से ही आप ऐसे कोई बात या शब्द निकालेंगे नहीं अपने मुंह से। तो हम्म। फ्रीडम इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है हम्म। कि हिंदुस्तान में लोग इसका गलत फायदा उठा रहे, और पाकिस्तान में जहां पे कि इसका फायदा उठाना चाहिए वहां पे वैसे ही मारे जा रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। तो देखिए, सही बात है बहुत सर। ज्यादा फर्क है सर दोनों इससे मुल्कों पहले की। कि आप इस पे हाँ। सर इससे पहले का इस पे और जानकारी दें, मैं अपना पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। जो पाकिस्तान हाँ। ऑक्युपाइड कश्मीर में सर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, चुनाव से पहले भी हिंसा हुई, चुनाव के बाद भी हिंसा हुई और बड़ी जबरदस्त हिंसा सामने आ रही है। इसके बाद उसको सो कॉल्ड पाकिस्तान की अगर हम बात ऑन फेस मान लें तो उसे कंट्रोल करने के लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो वीडियोज आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, बड़ी भयानक है सर। तो ये पूरी सिचुएशन अभी वहां पर क्या है, आपसे ये जानना चाहूंगा। देखिए, सिचुएशन अभी लाइव तो ये है कि जितने भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को उन्होंने इलीगल घोषित किया हुआ है, इनके हम्म। लीडरों को या तो नजरबंद करके रखा है या फिर इन्हें जेल में डाल के रखा हुआ है। और जो हम्म। बाहर खुले में हैं वो अंडरग्राउंड छुपे हुए हैं। दूसरा, जहां पे भी जमावड़ा ज्यादा हो रहा है वहां पे पहले तो सिर्फ टीयर गैस चल रही, अब लाइव एमुनिशन भी फायर होने लग गया है। तो जाहिर सी बात है, अब वहां लोग जो पीओजेके के लोग हैं वो अब बोल रहे हैं कि उन्हें चाहिए पाकिस्तान से आजादी। अब वो हम्म। पाकिस्तान से आजाद होने की बातें कर रहे हैं। पर ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसने खुद स्पष्ट शब्दों में बोला था कि पीओजेके के लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये एक अलग मतलब अलग तरीके के लोगों की दृष्टि से देखा जाएगा, और ये हम्म। पाकिस्तानी नहीं है। ये ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। सर तो इसमें मैं एक सर इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं। उन्होंने हाल ही कल या परसों एक और बात कही है कि जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इनसे कोई बात नहीं की जाएगी। वो इन्हें दुश्मन मानते हैं जैसे वो भारत को मानते हैं। इस हद तक सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है उनके। मैं दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ़ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन है। तो अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि पहली चीज तो पीओजेके का पॉलिटिकल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है। हम्म। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट मतलब कि ये उस सिस्टम का हिस्सा रह के
इन्हें अनजान और इनको दूर कर दिया जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम से। यहाँ पाकिस्तान के मतलब जो पाकिस्तान के प्रो हैं, जो पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे खड़ा किया जाएगा पॉलिटिक्स में। जिस तरीके से ये बैलेट पेपर्स में धांधलेबाज करते हुए वीडियोस आई हैं, तो जो बैलेट पेपर वाला जो टेक्निक है बहुत पुराना हो चुका है। इसमें आराम से रिगिंग हो सकती है और रिगिंग हो रही है, जिसकी वीडियोस भी बाहर आई हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पॉलिटिकल रेफरेंडम के नाम पे ये जो हरकत कर रहे हैं, इसका आगे कोई नतीजा नहीं आने वाला है। ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिक। ऐसा क्या आर्थिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पीओजेके का जिसकी वजह से वो टेबल पे नेगोशिएशन के लिए आ सकते हैं? पहली चीज तो पीओजेके की आवाम के कंट्रोल में कोई चीज है ही नहीं। जिस तरीके से इन्होंने अपने नौजवानों को आईएसआई को समर कर दिया, ठीक है, 1947 में ये वही पीओजेके के लोग हैं जिन्होंने कबीलों के सरदारों को इकट्ठा कर हथियारों के साथ भारत वाले महाराजा, मतलब ये खुद हरि सिंह को धोखा देते हैं। ये खुद हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह के इलाके के थे, इन्होंने उनके साथ धोखा किया। ऊपर से पाकिस्तान के बोलने पे इन्होंने हथियार उठाए, भारत आए और इन्होंने मैस रेप, लूटिंग, मर्डर और आर्सन कमिट किया। किनके खिलाफ? हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ, हमारे हिंदू कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, हमारे सिख भाइयों के खिलाफ जो जम्मू एंड कश्मीर में रहते थे। तो ये हजारों की तादाद में आए और इन्होंने ये गंदा खेल खेला है। और फिर 1989 से लेके आज तक ये इन्हीं की ही जमीन के नौजवान हैं जो आतंकी गुट लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर जानवी, ये सब के ये एक पार्ट रह के, एक हिस्सा रह के, ये रावला कोट और पीओजेके के ही लॉन्च पैड जो थे, आतंकी लॉन्च पैड, वहां पे ये दौराए आम और दौराए खास की ट्रेनिंग लेते आए हैं सही से। और आज की तारीख में ये किस मुंह से इंडिया से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाओ? किस हक से ये मदद मांग रहे हैं? मदद तो काफी सारे मांग रहे हैं और कई सारे लोग अब वीडियोस बना रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी की जो असलियत है वो भी सामने रख रहे हैं। सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि आज तक, अगर मैं आज की भी बात कहूँ या कुछ महीने पहले की बात भी कहूँ, तो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि कश्मीरियों की हक की बात कर रहा है। ओपन लाइव फायरिंग हो रही है, उसमें कई लोगों की जाने गई हैं। क्या ये सब सामने आने के बाद पीओजेके की जनता को पाकिस्तान की हकीकत पता चल गई है या उनकी हकीकत अब उनके सामने आ गई है? देखिए, पीओजेके की आवाम को लेके कम से कम भारत के माइंडसेट में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि यही वो कश्मीरी है जो कश्मीर की बात करते हैं, पर ये भूल गए कि 1947 और 1989 के बाद यही जिम्मेदार हैं जिन्होंने कश्मीरियों को मौत के घाट उतारा है और आज तक उतारते आ रहे हैं। इन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं की जिससे कि ये भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम अलग हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनॉमस हैं। तो ये तो वही रटी रटाई पुरानी बातें हो गई है जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट करते थे। जेकेएलएफ तो इन्हीं का ही बनाया हुआ है ना। पीओजेके में तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग जाते थे, यासिन मलिक वहां पे है ना कश्मीरी वाजमा खा के यहाँ पे गोलियां मारने आता था लोगों को। आज की तारीख में वो जेल में बैठे। तो मैं इनको इतना ही बोलूंगा कि आज जो इनके ऊपर स्थिति आई हुई है, ये अपने पापों का खुद जिम्मेदार है। इन्होंने जो पाप किए हैं, इन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझा और आज वो हालत हो रही है इनकी जो हालत इन्होंने एक हिंदुस्तान में कश्मीरी की है, एक कश्मीरी पंडित की है, सिखों की है। ये मतलब आईने में इन्हें देखना चाहिए, तब मदद की गुहार लगाएं कि ये किस मुंह से मदद मांगना चाहते हैं।
एक डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आप एक असूलों पे चलते हैं। इनके ना कोई असूल है, ठीक ना बात। कोई इन पे भरोसा कर सकता है। जहां पे इनको लगा इनका फायदा है, ये वहां पे टिके रहे। अब जब वहां पे प्रॉब्लम आ गई तो अब वो बुरे बन गए। पर तब भी ये नहीं बोल रहे कि भारत का हिस्सा बनना चाहते। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जिस जी दिन जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी ने यह ऐलान कर दिया कि हम भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं ऑफिशियली, उसी दिन कार्रवाई होगी चालू, और हिंदुस्तान की फौजें आ जाएंगी इन्हें बचाने के लिए। पर जब तक ये अपना दोगलापन बरकरार रखेंगे, जब तक ये अपना दोहरा माइंडसेट मन के अंदर बना के रखेंगे, और मुझे नहीं लगता ये चेंज होने वाला है माइंडसेट, क्योंकि जी इतने सालों से आईएसआई और पाकिस्तानी गवर्नमेंट एजेंसियों ने इनके मन में भर दिया है कि हिंदुस्तान इनका दुश्मन है। पर आज जब ये कश्मीर और कश्मीरियों को यहां पे देखते हैं, और खुद के पीओजेके के कश्मीर को देखते हैं और तुलना करते हैं, तो इनसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो पाती। जिस तरीके से तरक्की हुई है, आज रेल लिंक हो चुका है श्रीनगर तक। अब हमें मतलब बुरे वेदर के अंदर भी हमें डिपेंड नहीं रहना है रोड पे, क्योंकि ठीक ट्रेन बात। से आ जा सकता है सामान। एयर स्ट्रिप्स इतनी बन चुकी हैं, हेलीपैड इतने बन चुके हैं। जिस स्तर पे वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे जिस तरीके से एग्रीकल्चरल मॉडल और इनके कैश क्रॉप्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और टूरिज्म को जैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो पहलगाम तो ये चौपटी करना चाहते थे ना टूरिज्म को। इनका सही मुद्दा बात। ये था कि इनकी तरक्की क्यों होने दे, रोको इनको। तो मैं एक चीज कहूंगा, अगर ये मदद की गुहार मांग रहे हैं, इट इज वेरी लेट। और जहां तक यूएन का सवाल है, यहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं जंतर मंतर पे, वहां पे यूएन टिप्पणी देने के लिए 48 घंटे में उठ के तैयार हो जाता है स्क्रिप्ट के लिए। पर ठीक बात। 1947 से लेके अभी तक जो कश्मीरियों को मारा जा रहा है, और जो हिंदुस्तान गुहार लगाता जा रहा है कि यहां पे गलत हो रहा है, उस पर अभी तक यूएन ने टिप्पणी नहीं की है। तो पीओजे की आवाम यूएन से किस बात की गुहार लगाना चाहती है? जो खुद जिम्मेदार है हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए, आज वो यूएन की मदद मांगना चाहते हैं। ठीक बात। साहब इस समय एक चीज मैं और थोड़ा पॉलिटिकल है, जरूर जरूर समझना चाहूंगा। जैसे जो पाकिस्तान के हिसाब से जो असेंबली वो है, उसमें कुछ सीटें रिजर्व्ड हैं। अगर पूरे इलेक्शन के दौरान देखें या जो फेज 1 चुनाव हुआ उससे पहले, ये जो रिजर्व सीटें हैं इसको लेकर पीओजेके में बहुत विवाद रहता है। आखिर ये रिजर्व सीट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं और ये पूरा विवाद का कारण क्यों बनती हैं वहां की जो असेंबली है? ये कहती हैं कि कश्मीरी रेफ्यूजी जो इंडिया से हैं, ये सीटें उनकी हैं। अब 13 सीटों में अब पाकिस्तान क्या करता है, वो इस्लामाबाद में अपने रिकॉर्ड खोल के देखता है कि रिटायर्ड कौन कौन सरकारी महकमे का है पाकिस्तान का, जिसको पीओजेके में जमीन अलॉट की है इस्लामाबाद ने। फिर ठीक है। उन उन फैमिलीज को ये गिफ्ट करके कहता है कि हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं, आप ये 13 सीटें फिल करेंगे। तो यहां पे पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है, इन्फ्लुएंस है, वो पाकिस्तान के हाथ में ज्यादा आ जाता सही बात है, है। इन्फ्लुएंस ज्यादा आ जाता है। नंबर्स के खेल में वो ज्यादा कामयाब होती हैं, जो भी आर्मी चाहती है वो एस्टेब्लिश कर लेती है। सीटें पाकिस्तान की मिलिट्री के अंडर सरेआम उनकी तरफदारी में रहती हैं। अब वहां की अवाम कह रही है कि ये जो 13 सीटें हैं इनको हटाओ, हमें रेफ्यूजी कोटा और रेफ्यूजी सीटें नहीं चाहिए। इतने साल हो गए, इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक जरिया बना लिया पाकिस्तान ने कि वो अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है और इस्लामाबाद का जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है, वो ये सीटों की वजह से बरकरार बना हुआ है और ये तकलीफ देता है। तो पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है
कह रहे नहीं जी हमने सब कुछ केटर भी करना है, हमने है ना कश्मीरी रेफ्यूजीज के जो आए हैं वहां से इस साइड उनका भी ख्याल रखना है, उनकी भी बात रखनी है। और ये एक जरिया गया है एक इंटरनेशनल फोरम में एक स्टैंड लेने का कि देखे हमने तो इंडिया आए हुए भागे हुए कश्मीरी रेफ्यूजीज को हम एक पोजीशन दे रहे हैं जॉइंट अवाम एक्शन है ना एक्शन कमेटी में। पर अंदरूनी हालात ये हैं कि इस्लामाबाद का जो कंट्रोल कर रहा है जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी का, वो ये सीटों के जरिए कर रहा है। ये यूएन को खबर नहीं है इसको लेके। और अगर यूएन फैक्ट फाइंडिंग भी करेगा तो यूएन बोलेगा इसमें क्या गलत है अगर वो हिंदुस्तान के कश्मीर के रेफ्यूजीज को ये 13 से लेके 21 सीटें 13 टू 21 सीट्स हैं, आप एग्जैक्ट नंबर पता कीजिएगा, पर ये जो सीटें हैं उन्होंने कहा ये जायज है। इन शॉर्ट तो सर, इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं या जाने की समझने की कोशिश करूं तो पाकिस्तान इन सीट्स को रिजर्व कर कर जो वहां की असेंबली है, सो कॉल्ड असेंबली, हालांकि वो पूरी तरह पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल करती है, उसमें नंबर्स का खेल खेलने के लिए ये रहती है और इसी वजह से वहां पूरा विवाद रहता है। बिल्कुल सही राम। ठीक है सर, एक खबर और सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है और ये अभी तक सोशल मीडिया पे ही है, पाकिस्तान की मीडिया से इस तरह की कोई खबर नहीं है, लेकिन एक बात बहुत तेजी से आ रही है कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पीओजेके में, उनमें टीटीपी के भी आतंकी शामिल हैं और अब ये पाकिस्तान की फौज को कार्रवाई करने का एक लिवरेज मिल जाएगा। तो ये जो टीटीपी वाली बात है ये कितनी सही हो सकती है? क्या सच में वो लोग हैं या पाकिस्तान फौज का अपना बनाया हुआ नैरेटिव है ताकि वो जो ब्रुटलिटी कर रहे हैं, उन लोगों पे जो फायरिंग कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर सके? राम देखिए ये एक बहुत ही एक विन विन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान आर्मी के लिए कि वो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पर मैं इतना कहूंगा कि ये जो अवाम है पीओजेके की, इन्हीं में से ही आईएसआई ने इनके नौजवान चुन के आतंकवाद की ट्रेनिंग देके इनको तैयार किया है। तो जाहिर सी बात है वो इस अवाम का हिस्सा है, ये जो आतंकी नौजवान है, रेडिकलाइज नौजवान है। अब इन्हीं नौजवानों को अब ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार इनके लोगों के ऊपर टूट के पड़ चुकी है और प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात है वो आईएसआई के नैरेटिव या पाकिस्तान मिलिट्री के नैरेटिव से नहीं जाएंगे, वो अपनी फैमिली की तरफदारी करेंगे और उनकी मदद के लिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो दिन दूर नहीं जब ये इन्हीं नौजवानों ने जो इन्होंने भारत के खिलाफ तैयार किए थे कि उन्हें ही हथियार उठाने पड़ेंगे और पाकिस्तान फौज की ओर रुख करना पड़ेगा इनको अपने हथियारों का, और उनसे अपने परिवारों को बचाने की गुहार और जंग शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान में नस्लकुशी की है, जायज सी बात है यहां पे भी कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है इन लोगों का। ख्वाजा आसिफ एक पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का भी माइंडसेट हम पढ़ चुके हैं, उसकी स्टेटमेंट भी हम सुन चुके हैं। तो जायज सी बात है यहां पे एक टीटीपी का बहाना मार के है ना, तो टीटीपी का एक बहाना है, पर ये इनकी अंदरूनी चाल हो सकती है। ये रेडिकलाइज नौजवानों को एज अ सुसाइड बॉम्बर या फिर एक फिदाइन के तौर पे भी क्राउड्स के बीच में दाखिल करवा सकते हैं नशे की हालत में, और लड़के को ये टारगेट करने के चक्कर में वहां की आवाम को मारेंगे पूरे भरे प्रोटेस्ट में, और फिर बोलेंगे जी ये तो आत्मघाती जो फिदाइन था उसने इन लोगों को मारा है और हमने तो बचाया है, हमने तो इनकाउंटर किया है उस बंदे का। तो वहां ये बहुत ही एक फ्रेजाइल मतलब स्थिति बनी हुई है। और एक दो वीडियोस भी आई हैं जहां पे कि कहीं पे भी कैमरा एंगल नहीं है, पर वहां की आवाम ने एक ड्रोन यूज किए और वो ड्रोन से फुटेज ली है कि जिसमें कि ये जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी रोड साइड बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं, फिर एक फेक इनकाउंटर को एक रूप दे रहे हैं और अपने स्मॉल आर्म्स के साथ हवाई फायर कर रहे हैं, और वहां के एक पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर
ये फायर जानबूझ के फायर डाल रहे हैं जहां पे कि कोई भी पाकिस्तानी रेंजर या पुलिस वाला वहां मौजूद नहीं है, वो उसके इर्द गिर्द है। और ये नकली फायर कर रहे हैं चेक पोस्ट पे और वहां पे धमाके किए जा रहे हैं। एक स्टेज किया जा रहा है बताने के लिए कि यहां पे इनकाउंटर और हमला हुआ है, कि प्रोटेस्टरों पे इन्हें गोली चलाने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो पीओजेके के अवाम से एक ही दरख्वास्त करूंगा, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, कि उन्हें अपने ऑफिशियल डिमांड के अंदर भारत का हिस्सा होने की बात एक बार जिक्र करनी पड़ेगी। जिस दिन उन्होंने ये हरकत की, उन्होंने ये जिक्र कर दिया कि पीओजेके भारत का अभिन्न अंग है और वो वापस भारत के साथ शामिल होने की घोषणा करता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 72 घंटों में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पीओजेके की आवाम के रेस्क्यू के लिए पहुंच जाएगी। ठीक बात सर, एक बात और यहाँ समझना बहुत जरूरी है। ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों ने अभी तक पाकिस्तान में जो हो रहा है, पीओजेके में जो हो रहा है, उस पर कोई बहुत बड़ा बयान या इस तरह से कुछ नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान जो इतना जघन्य अपराध कर रहा है पीओजेके में, वहां पर अभी तक ये खामोशी क्यों बनी हुई है? क्या वजह है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उस एग्रेशन से नहीं सामने आ रही जिससे बाकी जगहों पे आ जाती है? पहली चीज तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जनरली तभी बात करती हैं जब वो अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे वेरिफिकेशन करें और एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन पे आए। तो पहली चीज तो ऑन ग्राउंड तो कोई एलिमेंट है ही नहीं जो वेरीफाई कर सकता है कि जो बात सच है गलत है। ठीक है, उसके बाद जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज जो एक इंटरनेशनल अटेंशन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटी तो है नहीं। ऐसी कोई चीज है पाकिस्तान के पास जिससे कि विश्व को कोई असर होने वाला है या कुछ इंपैक्ट होने वाला है या इकोनॉमी से कुछ इफेक्ट होने वाला है या किसी की तरक्की रुकने वाली है अगर पाकिस्तान में दुविधा आ गई? कुछ है ही नहीं इनके पास। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको कोई तवज्जो नहीं देती, इनकी कोई औकात नहीं है, कोई स्टैंडिंग या पावर नहीं है इनकी। ठीक है, इनके पास एक ही पावर है, पावर टू बेग, भीख मांगने की शक्ति है इनके पास। और ये पूरी गल्फ में भी फैला के रखा है। मतलब आप सोचिए, यूएई जैसा मुल्क ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं, वीजाज रिजेक्ट कर दिए हैं और अब डिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानियों को वापस कि भाई ये कचरा नहीं चाहिए वहां पे। मतलब आप सोचिए, एक अरब मुल्क जो ये खुद है ना कहते हैं अरबी अरबी भाई भाई है ना, खाड़ी के सारे मुल्क इकट्ठे होने चाहिए, पर खाड़ी के मुल्क दुखी हो चुके हैं पाकिस्तानियों से, क्योंकि ये ना ही इस्लाम के धर्म को पूरे तरीके से मान के चलते हैं और ना ही ये अपने असूलों के पक्के हैं, ना ही अपनी जुबान के पक्के हैं। इन्होंने चीन जैसे मुल्क को के सीपेक को धोखा दे दिया। इन्होंने अमेरिका के 20 साल की जंग आतंकवाद के खिलाफ अफगानिस्तान में, उसमें धोखा दे दिया कि अब इनका छक्का सिर्फ डॉलर है। तो जितना भी क्रेडिबल एविडेंस है आज की तारीख में, एक ही चीज दर्शाता है कि उसामा बिन लादेन कहां पे था, उसको पनाह किसने दी, उसके नेटवर्क को किसने पनपने दिया, तालिबान को किसने बनाया, रूसियों के खिलाफ किसने जंग शुरू की और किसने मदद की, रूसियों के हेलीकॉप्टर है ना किसने गिराने शुरू किए, है ना। और कौन सा, तो मैं वही बोल रहा हूं, आज की तारीख में पाकिस्तान अगर चाइना की और भी मदद के लिए जाएगा, चाइना को खुद शक है इस पे कि भाई इसने तो मेरा सी पे डिरेल कर दिया है, अब मैं आगे इसकी मदद करूं। और उसका दुश्मन चीन का, अमेरिका के तो गोदी में बैठा हुआ है पाकिस्तान, तो चीन को कहां भरोसा रहेगा पाकिस्तान पे। तो आज की तारीख में पाकिस्तान अब अपने न्यूक्लियर हथियारों को गिरवी रख रहा है और उसे एक इन्वेस्टमेंट का साधन बना चुका है। जैसे सऊदी अरब को ऑफर कर दिया, अब उसने बहरीन को ऑफर कर दिया। तो अमेरिका के नाक के नीचे मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स चल रहा है, ये बांट रहे हैं, ये गारंटीज बांट रहे हैं। अच्छा तुम पे हमला होएगा, मैं न्यूक्लियर बटन दबाऊंगा, अच्छा तुम पे हमला होएगा, मैं न्यूक्लियर बटन दबाऊंगा। भाई तुम ठेकेदार हो गए हो क्या पूरे खाड़ी देशों के?
जो आपने और एक वो परमाणु देशों बम से, जो बना लिया है उसकी धमकियां दे और रहे ये हैं। उन्हीं देशों के पैसों पे इनकी पूरी इकोनॉमी चलती है। कल सऊदी अरेबिया से पैसे लेते हैं यूएई का पैसा रिटर्न करने के लिए, कल को सऊदी अरेबिया ने मांगा तो फिर ये किसी से पैसा मांगेंगे, और उन्हीं को ये गारंटी भी दे रहे हैं। कोई युद्ध नहीं छिड़ रहा है न्यूक्लियर स्केल के जैसे, ये हम्म, पैसे इनसे चूसते रहेंगे गारंटी के तौर पे। और जिस दिन युद्ध की स्थिति हुई तो जौन सा मुल्क लड़ाई या युद्ध शुरू कर रहा है, जाहिर सी बात हो वो तो बोल देगा भाई मैं तो फर्स्ट यूज नहीं करूंगा। ठीक बात है तो सर। अगर आपने न्यूक्लियर गारंटी दे दी है तो आप भी तो गारंटी दो फर्स्ट यूज नहीं करोगे। हम्म, वो ये दे नहीं रहे हैं। तो ये एक साधन बन गया है। और मैं अमेरिका को भी इसके लिए दोषी मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से सऊदी अरब ने अमेरिका को बोला कि परमाणु एनर्जी के लिए मैं चीन की ओर रुख कर रहा हूं या फिर तुम मुझे लाके दो, तो अमेरिका अब शांत हो गया, हाथ जोड़ लिए, घुटने पे आ गया कि भाई नहीं, तुम्हारे पैसे पे मेरा मुल्क चल रहा है, तो हम तुम्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मुहैया करवाएंगे। तो सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे सकते हो फॉर पीसफुल पर्पसेस, पर आप ईरान को डिनाई कर रहे हो। ठीक बात। और सर फिर यहाँ पे इसराइल भी बोल एक, रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या जी इसराइल को सऊदी अरब से थ्रेट नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब का? बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मैं वही बोल रहा हूं, ये दोगलापन कब तक चलेगा? हम्म सर एक बात और यहाँ समझना बहुत जरूरी हो गया है कि जिस तरह से पीओजेके में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बलूचिस्तान में बीएलए ने ऑलमोस्ट 80% एरिया को कह दिया कि यहाँ पे पाकिस्तान स्टेट का रेट नहीं चलता। खैबर पख्तूनख्वा में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहां पे भी पाकिस्तान के ही लोग कह रहे हैं कि इन इलाकों में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान का भविष्य क्या दिखता है आपको? क्या बहुत ज्यादा समय में जो अभी पाकिस्तान का मैप है वैसा नहीं रहेगा? देखें, इन्होंने बलूचिस्तान को भी होने दिया। जिस हम्म तरीके से इन्होंने उनके अवाम के मर्दों को खत्म कर दिया मार के, कि अब हम्म बलूचिस्तान की औरतों को हथियार उठाना पड़ रहा है, यहां पे भी हम्म वही स्थिति आने वाली है। इनको चप्पे हम्म चप्पे पे गांव गांव का पता है, कौन कौन सा लड़का कौन कहां किधर किस घर का जिससे हथियार उठाए हैं, जो जिसे रेडिकलाइज्ड ट्रेनिंग मिल चुकी है। इन सबको खबर है कि कौन कौन से घर इफेक्टेड हैं। अब देखिए बहुत आसान है। आज हम्म वेपन्स की ब्लैक मार्केट से आप पीओजेके में, मैं बोल रहा हूं, आप 5 एयर ड्रॉप कर दें हथियार हम्म और गोला बारूद का, 5 एयर ड्रॉप, आप हम्म फिर देखें क्या यहां पे इनकी हालत होने वाली है पाकिस्तान मिलिट्री की। पर वहां पे कोई हम्म जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दर्रा जैसी जगहों में तो हथियार खुद बन रहे पाकिस्तान में। एक आम हम्म, इंसान 20,000 रुपए देके AK-47 खरीद लेता है। तो ठीक हथियारों बात। की कोई कमी नहीं है आज की तारीख में। ये एक और इंटरनल फ्रंट है जो खुल चुका है हम्म पीओजेके का। और हम्म मैं आपको बता रहा हूं, वो दिन दूर नहीं जब पीओजेके के और जॉइंट अवाम एक्शन कमिटी ये हम्म हाथ मिलाएंगी, ये अग्रीमेंट करेंगी, और फिर हम्म पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इन्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, वरना इनकी माएं और बेटियां ऐसे ही दिन दिहाड़े सड़कों पे मारी जाएंगी, तंग की जाएंगी। सारे मर्दों को पहाड़ी के एक किनारे पे ले जाके गोली मार के इन्हें खत्म कर दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। तो अगर ये वापस इन्होंने खुद जवाबदेही नहीं की तो हम्म बहुत देरी हो जाएगी। और अगर इन्हें असली में मदद चाहिए, आर्थिक हम्म और ओवरऑल, तो इनको बोलना ही पड़ेगा कि ये भारत का अभिन्न और अटूट अंग है और ये भारत के साथ वापस शामिल होना चाहते हैं। और ये भारत की फौज से गुहार लगाते हैं कि इनको रेस्क्यू किया जाए। तब इंडियन आर्मी जाएगी इनको रेस्क्यू करने, पर ऑफिशियली इन्हें ये बोलना ही पड़ेगा। इसके बगैर इनके पास कोई मदद नहीं आने वाली है। कोई यूएन नहीं आ रहा है, यूएन के पास भी फंडिंग और पैसा नहीं रहा। और जो यूएस से आ रहा था फंडिंग, यूएन यूएन को यूएसए की तरफ से, वो भी बंद हो चुका है। सिर्फ चीन है जो सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है यूएन को, उसके पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाने के लिए और एनजीओ को चलाने के लिए। तो मैं बता रहा हूं, स्थिति ओवरऑल बहुत फ्रेजाइल है, बहुत मुश्किल स्थिति है। और अगर इन्होंने हल्के में लिया
तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री ने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जॉर्डन के अंदर मारा था 15 से 25 हजार लोग, वैसे ही ये 2 बार नहीं सोचेंगे और पीओजेके की आवाम को भी सड़कों पे घसीट के मारेंगे, जैसे इन्होंने बलूच लोगों के साथ किया। ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।